नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म पे। जी हां दोस्तों, आजादी की 78वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी हां, इस अवसर पे आज ऊंची उड़ान लेकर के आया है आपके लिए भारत को जाने एक सीरीज। जी हां दोस्तों, आज की सीरीज में हम बात करेंगे भारत में जो अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। वन लाइनर एग्जाम जहां पर है, सिंगल डे एग्जाम होता है। वन लाइनर जहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहां से ये सवाल बनते हैं एसएससी में। आप बिहार एसएससी में ले लें, आप एसएससी की बात कर लें, आप रेलवेज की बात कर लें, है ना, और भी अलग अलग एग्जाम्स में आर्मी वालों की बात अगर हम कर लें तो अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग सवाल जो बनते हैं भारत से संबंधित, आज हम देखेंगे हमारे इस सेशन में। तो आइए मिलकर चलते हैं, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, भारत को जाने। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के सेशन में हम पढ़ने क्या वाले हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत की कहानी, मूल रूप से भारत के गुलाम होने की एक दास्तां की जो हमारे पास है, हम उसकी बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम पड़ोसी की, हमारे अगल बगल कौन कौन से पड़ोसी हैं। हम बात करेंगे हमारे देश जिससे चलता है, जिस किताब से चलता है, नियम कानून की एक किताब है जिसे हम संविधान कहते हैं, इस संविधान की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे भारत में रुपए पैसे का क्या हिसाब किताब है, कहां से आया कैसे गया, इसको हम कहेंगे हमारे अर्थशास्त्र में। और अंतिम में हम बात और देखेंगे कि भारत संबंधित और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो मेरी कोशिश रही है कि इस इंफॉर्मेशन को इस तरीके से रखा जाए कि आप तक सीधे पहुंचे और समझने में कोई आसानी भी, कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ आपके एग्जाम्स में यहां से प्रश्न बने, ये हमारी टीम का पूरा भरोसा, मतलब वो रहा है। ऐसा उम्मीद है कि यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे तो कहीं आप चूकेंगे नहीं। चलिए, तो इन सब बातों के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। हम देखेंगे भारत की कहानी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है भारत के गुलाम बनने की, ये कहानी भारत के किसी और देश के अधीन जाने की, ये कहानी है परतंत्रता की। जी, ये कहानी कैसी है, कहां से शुरुआत होती है, एक बाई वन जरा देखते चलेंगे। बात है 31 दिसंबर 1600 की, जब ब्रिटेन की संसद में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। एक कंपनी होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको ये अधिकार दे दिया जाता है कि भैया आप जाइए और पूरब में जाकर के आप व्यापार करेंगे। तो कहानी की शुरुआत 31 दिसंबर 1600 से ही होती है, क्योंकि यही वो कंपनी है जो भारत आती है। भारत आएंगे तो भाई साहब, भारत में आपको व्यापार करना है। बोले हाँ सर, किस चीज का व्यापार करेंगे। इन्होंने व्यापार करने का बताया कि सर हम कपास का करेंगे, अफीम का करेंगे, है ना, नील की हम खेती कर लिया करेंगे। ये लोग यहाँ से वस्त्रों की बात करेंगे, रेशम की बात करेंगे, सूती कपड़ों की बात करेंगे, है ना, कपास की बात करेंगे, मसाला मसाला बहुत ज्यादा भारतीय फेमस हुआ करता था, तो मसालों की बात करेंगे। कहा कि भाई हमने ये सारे मजा करेंगे व्यापार। बोले बहुत बढ़िया। अच्छा सर, व्यापार करोगे, बोले कैसे जाओगे वहां। बोले हाँ भाई, सबसे पहले भारत में आएंगे। भारत आया, कौन आया, तो हमने कहा जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस आया था। कौन आया था, जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस। अच्छा, विलियम हॉकिंस भारत तो आया था 1608 में, लेकिन जहांगीर के दरबार में पहुंचता है 1609 में। क्योंकि सूरत, ये कहां पहुंचा विलियम हॉकिंस, सूरत पहुंचता है। एक सवाल और बनता है, ये भारत आया था किस चीज से आया था, हमने कहा जहाज आया था, है ना, पनिया जहाज से। बोले कौन सा जहाज था, उस जहाज का नाम था हेक्टर। पहुंचा 1609 में, 9 में पहुंचते हैं भाई साहब जहां जहांगीर के दरबार में, है ना। और वहां पर परमिशन लेने की प्रक्रिया चलती रहती है कि सर थोड़ा परमिशन दे दीजिए, जहांगीर लटका के रख देता है। खैर फाइनली इन लोग को परमिशन मिलती है और 1613 में सबसे पहले अस्थाई कारखाना खुल जाता है। कहां पर, हमारे सूरत में। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी पहली कामयाबी हो गई। अब भाई ये बदमाश आए और आने के बाद यहाँ पर अपना एक बेस कैंप बना लिया है, अब यहीं से ऑपरेट करना शुरू करेंगे। अब धीरे धीरे ऐसा ऑपरेट करना शुरू किया भाई साहब कि 1757 प्लासी के मैदान में इनकी लड़ाई हो गई सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ। लड़ने वाला अंग्रेज जो था वो था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अच्छा इतना ही अभी हुआ ही था कि फिर वापस 1764 में मिल गए बक्सर में। अच्छा, बक्सर में एक साथ अकेले नहीं, तीन तीन लोगों को हराया। बोले किसको, कहा कि अवध का नवाब था मीर कासिम। इतना ही नहीं, बंगाल का नवाब था सुजाउद्दौला, और उस समय जो मुगल बादशाह हुआ करते थे शाह आलम द्वितीय। इन तीनों को मिलकर के रॉबर्ट क्लाइव ने हरा दिया बक्सर के युद्ध में। अच्छा जी, अब भाई अब ये बदमाश अब ये जीत गए बदमाश। अब ये बदमाश अगर जीते हैं तो भाई अपने मन की भी करेंगे। सब लोग को बुलाया, कब, अगले साल इन्होंने बुलाया 1765 में, सारे लोग को बुलाया, भाई साहब आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बोले क्या इलाहाबाद में बैठोगे, इलाहाबाद की संधि। हमने कहा कि सर इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ। हमने कहा कि देखो भाई, इलाहाबाद में जब इन लोगों ने बुलाया तो कहा कि भैया सुनिए, अब आप लोग हार ही गए हैं, काम करो, अब आप जो जो लोग हारे हो, जैसे बंगाल हार गए, बोले अच्छा जी, तो बंगाल का दीवानी दे दो।
बिहार, बिहार की दीवानी हमें दे दीजिए। बोला इसके बाद उड़ीसा की दीवानी हमें दे दीजिए। बोलिए भाई साहब अब यहाँ से टैक्स कलेक्ट हम ही कर लेंगे, हम ही संभाल लेंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव, आपको नहीं लगता कि यहाँ से एक द्वैत शासन आपको देखने के लिए मिल रहा है? रॉबर्ट क्लाइव। खैर ये बात आई गई होगी। ठीक 100 सालों के बाद फिर वापस क्या होता है? 10 मई की बात है 1857, मेरठ के छावनी में होता यह है सैनिकों का विद्रोह। अब सैनिक का विद्रोह हुआ है, सैनिक कम संख्या में है, अंग्रेज अफसरों को गोली मार दिया है, अब सैनिक छुपेंगे, है ना, इनको भी चाहिए किसी का भाई कोई तो हो जो सपोर्ट करे सैनिकों को। ये सारे सैनिक बोले कि भाई साहब इस समय दुनिया में भारत में सबसे कौन है सर्वमान्य व्यक्ति, कहा कि मुगल बादशाह, चले जाइए। बहादुर शाह जफर भाई साहब थे, सारे लोग बहादुर शाह जफर की तरफ चले गए। कब गए? 11 तारीख को पहुंचते हैं बहादुर शाह जफर, लाल किले के पास पहुंचे सारे लोग कि भैया बहादुर शाह जफर जरा दरवाजा खोलो। सारे लोग बोलने लगे भाई साहब हम क्या बात है क्या बात है। वो अगला बूढ़ा आदमी वो खुद ही परेशान घबरा गया कि भाई साहब इतने लोग आ गए हमारे दरवाजे पे। अब सारे लोग, खैर बहादुर शाह जफर को किसी तरह समझाया गया कि देखो भैया तुम तो खुद ही अपना जिंदगी जी चुके हो, कितना दिन और जियोगे, कुछ चलते चलते अच्छा काम कर लो, क्या पता देश के काम आ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो मरने तो वाले वैसे भी हो। बहादुर शाह जफर को बात आ गई समझ में। बहादुर शाह जफर ने 13 तारीख की शाम को अपना दे दिया इन लोगों को कि भैया चलो आज के बाद से जो है हम आपके साथ क्या करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, है ना। तो बहादुर शाह जफर का समर्थन मिल गया 13 तारीख को। 14 तारीख को हल्ला हो गया कि भाई साहब अब तो मुगल बादशाह हमारे साथ है। 14 तारीख से 1857 की क्रांति का बिगुल फूंक दिया जाता है सभी जगहों पर। अब जैसे ही इसका बिगुल फूंका गया, अलग अलग जगह से अलग अलग नेता लोग, अलग अलग राजा लोग, अलग अलग सेनापति लोग, अलग अलग सेना नायक लोग, अलग अलग जन नायक लोग खड़े हो गए अलग अलग जगहों से। बोले सबसे पहले दिल्ली की बात कर लेते हैं, तो दिल्ली से तो यही भाई साहब उठ गए थे। कौन? हमारे बाद बहादुर शाह जफर जी। अच्छा बहादुर शाह जफर जब उठे थे ना, है ना, तो अंत में हुआ ये था कि एक अंग्रेज था जिसका नाम था हडसन, एक अंग्रेज जिसका नाम है हडसन। इसने बहादुर शाह जफर को क्या किया, इनकी बीवी समेत इनको भेज दिया कहां पर? रंगून। कहां भेज दिया? बर्मा के रंगून में, है ना। और गाना बना मेरे पिया गए रंगून, ठीक है, रंगून भेज दिया गया। बिहार की बात करें, बिहार के आरा जगदीशपुर की बात हम करेंगे। हर बार पूछा जाता है किससे, प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी का। बिहार से कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। इनके साथ साथ इनके भाई बाबू अमर सिंह भी थे, साथ ही साथ इनके हरे कृष्णा, ये सिपा सलार हुआ करते थे, हरे कृष्ण सिंह ये भी यहाँ पर हुआ करते थे। ठीक, असम की हम बात करेंगे तो दीवान मनीराम दत्त हमको दिखाई देंगे। सतारा महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे तो हमको रंगो बापूजी गुप्ते नजर आएंगे, रंगो बापूजी गुप्ते, ठीक है जी। हिमाचल की अगर हम बात करें, हिमाचल के कुल्लू से उठने वाले प्रताप सिंह और वीर सिंह। इन सब के अलावा अगर हम चले झांसी, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। तो झांसी से खड़ी थी मर्द बन के मर्दानी, वो कौन थी? झांसी की रानी थी, है ना। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली रानी का असली नाम क्या था? लक्ष्मीबाई था। और लक्ष्मीबाई का कभी कभी बचपन का भी नाम पूछ लिया जाता है कि ये बताओ सर लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? हम बताएंगे लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था। अच्छा जी, कानपुर, कानपुर, कानपुर से नाना साहेब, याद करिए लक्ष्मीबाई कविता, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, है जी। तो ये तो मुंह बोले भाई साहब है लक्ष्मीबाई के, है ना। इनका नाम है धोंडू पंत, इनका नाम है धोंडू पंत, धोंडू पंत, ठीक है जी। लखनऊ की अगर हम बात करेंगे, बेगम हजरत महल हमको नजर आ जाएंगी, कहां से? हमारे लखनऊ से, ठीक है। ये रहा 1857 की क्रांति के नेता कि किस स्थान से कौन कौन से नेता लोग खड़े हुए। अच्छा नेता लोग खड़े हुए, अंग्रेज को बात समझ में आ गई थी कि इतनी आसानी से होगा नहीं, है ना। अब अंग्रेज बदमाश अलग अलग चाल चलना शुरू कर देते हैं। ये भारत को अलग अलग दौर से, है ना, गुजारने की कोशिश की जाती है। 1757 में ही क्या हो गया था, हमारी क्रांति की शुरुआत हो गई थी 1857। इन सब के अलावा एक क्रांति आपको और देखी जाएगी, वो सबसे पुरानी क्रांति कही जाती है, जिसे हम कहेंगे सन्यासी विद्रोह, जिसे हम क्या कहते हैं? सन्यासी विद्रोह। और ये सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है हमारे आनंद मठ में। जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि आनंद मठ
किसकी रचना है ना। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का जिक्र है, और ये सन्यासी विद्रोह लगभग 1770 से लेकर के 1820 ईस्वी तक के बीच में हमको देखने के लिए मिलेगा। क्या? हमारा सन्यासी सत। ठीक है जी। अच्छा, ये इसके बाद हुई। इसके बाद हम बात करेंगे भारत में राजनीतिक दल की। सारे लोग अलग अलग लड़े से, कोई भी साथ तो आया नहीं था, सारे लोग अपने अपने जगह से लड़ रहे थे। लोगों को बात आई समझ में। अच्छा, एक राजनीतिक दल जरूरी है। ठीक। 1836 में क्या होता है कि राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर, अब ये लोग मिले, बोले भाई साहब कुछ तो होना चाहिए। बोले हाँ, एक काम करो, पार्टी बनानी चाहिए। तो इन्होंने बनाया क्या? बंग भाषा प्रकाशन सभा। ये उस समय की पहली राजनीतिक पार्टी है। ये उस समय की पहली राजनीतिक पार्टी है। अच्छा, राजनीतिक पार्टियों में हमने देखा हमारी जो पार्टी है सबसे पुरानी पार्टी से हम कहते हैं हमारा कौन? कांग्रेस जी। कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, कहां पर? ये बंबई में है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय कहां पर पड़ता है? आपके बंबई में पड़ता है। पहले होने वाला था ये बैठक, पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में आ गया प्लेग, तो ये बैठक कर दी गई यहां पर। ठीक है जी। अच्छा, इसी बीच ना इनके जो सचिव थे, इसके जो पहले सचिव थे, सचिव बनाया गया था एओ ह्यूम को, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, पहले अध्यक्ष बनाए गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, हाँ जी। तो ये इसके पहले अध्यक्ष थे। अच्छा, अध्यक्ष की इस श्रृंखला में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए पहला महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष पूछ लिया जाएगा तो हम कहेंगे एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है जी। अच्छा, पहली भारतीय महिला अगर पूछ ले, क्या लिखेंगे? सरोजनी नायडू। इसके अलावा प्रथम मुस्लिम पूछ ले, पहला मुस्लिम अध्यक्ष, ये पूछ लिया जाता है। बहुत सारे एग्जाम्स में अलग अलग बनाए भैया, पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? हम आंसर देंगे बदरुद्दीन तैयब जी। क्या लिखेंगे? बदरुद्दीन तैयब जी। ये थे पहले मुस्लिम अध्यक्ष। किसके? हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है जी, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ये कांग्रेस की बात हो गई। कांग्रेस अपना काम कर रही है, सारे नेता लोग मिलकर लगे हुए हैं। अच्छा, सारे नेता लोग लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी बीच 1915, 9 जनवरी 1915, किस दिन? 9 जनवरी 1915 को एक आदमी की एंट्री होती है। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। ये थे भारतीय ही, है ना। भारत के आदमी दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। नाम है इनका गांधी जी। ठीक है भाई साहब, भारत आते हैं। भारत कहां पर आए? तो भारत में आए, ये बंदरगाह था अपोलो बंदरगाह बंबई में। कहां पर? बंबई के अपोलो बंदरगाह में अपनी पत्नी के साथ भाई साहब उतरे। अब उतरे तो देखा यहाँ की हालत भी बहुत गड़बड़ है। अच्छा, ये जिस समय आए थे गांधी जी, उससे पहले ये सत्याग्रह का प्रयोग कर चुके हैं, है ना। ये सवाल भी बनता है कि सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग कहाँ किए थे? तो सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग ये अफ्रीका में किए थे, है जी। और अफ्रीका के भी किस जगह पर अगर पूछ लिया जाए खासकर, तो याद रखेंगे ट्रांसवाल। अफ्रीका के ट्रांसवाल में इन्होंने क्या किया था? सत्याग्रह का पहला प्रयोग कर चुके हैं। भारत आए, भारत की हालत देखे, बोले भाई बहुत गंदा हालत है। अच्छा, ये क्या हुए? जब परेशान हुए तो उस समय थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। अब गोखले साहब के पास पहुंच गए, बोले कि गोखले जी देखिए यार, भारत को देख करके बड़ा मन में पीड़ा हो रही है। बोले बहुत, क्या करें हम, क्या कर सकते हैं बताइए, अपने देश के लिए हम क्या कर सकते हैं? गोखले जी बोले शांत बच्चा शांत, एक काम करो, पूरा पहले भारत घूम के आइए पूरे 1 वर्ष। भाई साहब 1900 निकले, भारत को घूमने के लिए निकले। अच्छा, एक चीज और बता रहे हैं, 9 जनवरी 1915 को भाई साहब यहाँ आए थे भारत में। तो भारत में आने का जो दिन है, इस दिन को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? 9 जनवरी को हर साल हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस, है ना भैया। प्रवासी आए थे बाहर से 9 जनवरी, गांधी जी 1915 को लौटे। और बात सवाल बनता है कि कब लौटे? 1915 आए। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर हम चर्चा कर रहे थे हमारे किनकी? महात्मा गांधी जी की। तो भाई साहब भारत भ्रमण के लिए 1916 में निकले, बोले कि चलो भारत यात्रा करते हैं। भारत यात्रा करने ही निकले थे कि 1916 में ही बीएचयू की स्थापना कर दी जाती है। बीएचयू की स्थापना आपको पता होगा, बीएचयू की स्थापना करते कौन है? पंडित
मदन मोहन मालवीय है ना, उन्होंने किया बीएचयू की स्थापना। अब बीएचयू की स्थापना जब हुई तो सारे लोग को बुलाया गया अलग अलग जगहों से। अब सारे लोग आए भाई साहब, तो सारे लोग को बोला गया कि भाई माइक पर भी अपना विचार रखिए। अब सारे लोग अपना अपना विचार दे रहे हैं कि भाई पढ़ना चाहिए, बच्चों को पढ़ना चाहिए, अच्छा लगता है ना, ये शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है तो पढ़ाई से संबंधित बात होगी। सारे लोग लगे भाई पढ़ाई पढ़ाई भाई। अब गांधी जी उठे, इनको बुलाया गया कि मोहनदास जी आइए जरा, आप भी अपने विचार। गांधी जी आए, बोले देखो भाई साहब, मजदूरों की हालत बड़ी खराब है, हमको बहुत बुरा लगा, किसानों की हालत बड़ी खराब है, बहुत बुरा लगा। सारे लोग गांधी जी का चेहरा देख रहे हैं, भाई साहब यूनिवर्सिटी का उद्घाटन है, सारे लोग शिक्षा पर बात कर रहे हैं, आप कहां किसान मजदूर। अब ये बात जब कर ही रहे थे तो ये बात बाकी लोग को, बाकी और भी जो लोग थे उन लोग को भी बड़ी अच्छी लगी। ठीक, तो होता है 1916 में ही फिर हो जाता है आपका लखनऊ पैक्ट। 1916 में ही हो जाता है आपका लखनऊ अधिवेशन, है ना। लखनऊ अधिवेशन में चंपारण से एक आदमी पहुंचते हैं जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल। क्या है? राजकुमार शुक्ल। और ये राजकुमार शुक्ल जी इनसे मिले और बोले कि महात्मा जी सुनिए, बाहर देखो भाई, आप तो सुने हैं कि आप सत्याग्रह करके आए हैं। बोले हाँ, हमारी भी समस्या सुनिए। बोले क्या है? कहा कि हमारी समस्या 3 कठिया है। क्या क्या समस्याएं हैं, जरा समस्याओं को हम एक लाइन से लिखते चलेंगे। क्या क्या समस्या है? तो सबसे पहले इन्होंने अपनी समस्या बताई, वो ये बताई कि सर यहाँ पर 3 कठिया है। बोले सर 3 कठिया क्या होता है? हमने कहा कि 3 कठिया एक पद्धति है। बोले अच्छा सर 3 कठिया पद्धति मतलब? कहा कि इसमें आपके खेत में नील की खेती करनी होती है। बोले अच्छा जी, भाई नील की खेती कैसे करनी है? तो हमने कहा कि आपके पास अगर 20 भाग जमीन है तो इसमें से 3 भाग जमीन पर आपको नील उगाना पड़ेगा, इन बदमाशों को बेचना पड़ेगा। भाई तो दिक्कत क्या है, कर लेंगे खेती, कोई दिक्कत नहीं है। बोले कि भाई साहब नील ऐसा चीज है ना, इसकी खेती करोगे लगातार जमीन की उर्वर क्षमता खत्म हो जाएगी, उर्वरता खत्म हो जाएगी, फिर खाना वाफत हो जाएगा। और ये बदमाश कहते हैं कि जबरदस्ती करो खेती। राजकुमार शुक्ल जी की बात गांधी जी को लगी, बोले भाई साहब चलना चाहिए। पहुंचे और 1917 में ही कर देते हैं ये चंपारण में भी वापस सत्याग्रह। चंपारण में सत्याग्रह जब किए भाई साहब थोड़ा सफल हो गए। उसके बाद अहमदाबाद भी बुलाया गया कि आइए। अहमदाबाद के बाद भाई साहब खेड़ा भी गए गुजरात में, है ना। गुजरात अहमदाबाद में गए, वहां पर भी इन्होंने क्या किया, करना शुरू किया। अब लोगों के बीच में फेमस होना शुरू कर दिए, है ना। अब इनकी बात सुनी जाने लगी। अब ये बोले काम करो, अंग्रेज का बंद कर दो, सहयोग नहीं करेंगे हम लोग, है ना। तो असहयोग आंदोलन लेकर के चले आए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कब? 1920 में। अच्छा, एक चीज बोलते थे कि भैया अहिंसा से ही जीतेंगे, हिंसा मत करना। इसी बीच होती है चौरी चौरा की घटना। अब चौरी चौरा की घटना हुई कब? आपके 1922 में। जैसे ही 1922 में चौरी चौरा घटना हुई, गांधी जी एकदम परेशान हो गए। बोले भाई हमको दुखी कर दिए तुम लोग, हम सत्य और अहिंसा वाले हैं, तुम लोग हिंसा कर दिए, हम अपना वापस लेते हैं। बाकी उस समय में गांधी जी के लिए, गांधी जी के खिलाफ कुछ लोग चले भी गए कि भाई अभी तो सफलता मिलने वाली थी, वापस क्यों ले लिया। गांधी जी बोले भाई तुम तैयार ही नहीं हो, अबे तुम खुद ही आपस में मारपीट कर रहे हो, मारपीट करना बंद करो, उसके बाद बात करेंगे। खैर बाद में इस समय गांधी जी को जेल भी होता है, जेल भी गए बेचारे, फिर वापस आते हैं। वापस आने के बाद इन्होंने चरखा पे काम किया, सूती वस्त्र पे काम किया, खादी पर काम किया। लेकिन फिर बात तो वही है भाई, वॉरियर आदमी, शेर आदमी, घास तो खाएगा नहीं, ज्यादा दिन चुप रहेगा नहीं। उठ गए 1930 में, उठे और बोले काम करो भैया, दांडी यात्रा करेंगे। अच्छा जी, कहां से कहां तक? कहा कि साबरमती से चलेंगे। कितने दिन चले? 24 दिन चले। कितने मील चले? 240 मील चले। कितने लोगों के साथ चले? तो एक तो थे गांधी जी अपने हाथ में भैया डंडा टिकेले, है ना। ये गांधी जी हाथ में डंडा टिकेले, इनके साथ साथ 78 लोग और, यानी कि कुल मिला करके 79 लोग इसमें थे, इस दांडी यात्रा में थे। दांडी के पास पहुंचते हैं, दांडी आश्रम पहुंचते हैं, वहां पर नमक समुद्र से नमक चख करके, नमक कर क्या करते हैं ये लोग, विरोध करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमने देखा जो महत्वपूर्ण मोमेंट हमको दिखाई देगा वो होगा 1942 में, भारत छोड़ो। अब वही अंग्रेज हो गया भाई साहब, बहुत हम आपसे सत्याग्रह कर लिए, बहुत हम आपका असहयोग कर लिया, अब सुना नहीं जाएगा, याचना नहीं अवरण होगा, है ना। तो एक मोमेंट आया, क्या चीज भैया, कि भारत छोड़िए, भारत छोड़ के जाना ही पड़ेगा आपको, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, भैया भारत छोड़ दो। तभी होता क्या है कि पार्टी ब्रिटेन में 1945 में बन जाती है लेबर पार्टी की सरकार, और ये लेबर पार्टी की सरकार कहती है ठीक है हम भारत को आजाद कर देते हैं। फिर वहां से एक माउंटबेटन नाम से एक आदमी भेजा जाता है।
माउंटबेटन भारत आता है, देखता है कि भाई क्या स्थिति है, कैसे छोड़ना है, क्या करना है। बोला कि भाई साहब तो गड़बड़ है। बोले क्या भारत पाकिस्तान अलग अलग करो? जिन्ना नाम से एक आदमी है खड़ा है उधर, बोला भारत पाकिस्तान करो। गांधी नाम से आदमी है, बोल रहा है कि भारत पाकिस्तान हम होने ही नहीं देंगे। अगर भारत पाकिस्तान करना है हमारे सीने के ऊपर से करो, हमारे 100 के ऊपर करो, मेरी डेड बॉडी के ऊपर करो, मेरी लाश के ऊपर करना पड़ेगा बंटवारा। अंग्रेज बड़े बदमाश खेल गए, उन्होंने कहा कि एक काम करो, दोनों को अलग अलग करो, है ना। तो 14 अगस्त पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 भारत को आजाद कर दिया जाता है। इसी आजादी के मौके पर आज हम इस भारत को समझ रहे हैं, राइट। तो हमको आजादी कब मिली? 15 अगस्त 1947, जिसकी अभी हम लोग क्या मना रहे हैं? 78वीं सालगिरह मना रहे हैं, है ना। तो ये रहा हमारे भारत और भारत का इतिहास। चलिए इसके बाद देखते हैं कि हमारे पड़ोसी कौन कौन से हैं। भाई हम अपने पड़ोसी तो नहीं चुन सकते, है ना। किसी ने कहा कि भाई आप अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। क्यों नहीं चुन सकते? क्योंकि अब जो है सो है। क्या है भाई? हमने कहा कि देखो भाई हमारे पड़ोसियों में कुछ एक नाम ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, कुछ एक नाम ऐसे भी हैं जो, जैसे हमारे भाई साहब पाकिस्तान हमारे पास है, अफगानिस्तान हमारे पास है। और जब अफगानिस्तान की बात करते हैं तो इनसे रिलेटेड एक फैक्ट है कि सबसे कम सीमा किससे लगती है? अफगानिस्तान से लगती है। सबसे कम दूरी की सीमा या सबसे कम सीमा आप कह लें किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है। इसके बाद हम बात करेंगे, हमारा नेपाल हमको दिखाई दे जाएगा। नेपाल से ऊपर चलेंगे, तिब्बत हमारा क्या है? पड़ोसी मुल्क है। इसके बाद ऊपर जाएंगे, चीन हमारा क्या है? पड़ोसी मुल्क है। यहाँ पर हम आएंगे, भूटान दिखाई दे जाएगा, जिसकी रक्षा खुद हम लोग करते हैं। थोड़ा और यहाँ पर नीचे आगे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर म्यांमार आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर जहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आकर के मिलती है, ये बांग्लादेश। और इसी बांग्लादेश से ये संबंधित एक प्रश्न है कि इस बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा का निर्माण किस देश के साथ है? हमारा बांग्लादेश। सबसे कम कहां है? सबसे कम सीमा हमारा अफगानिस्तान के साथ है। ये दो चीज याद रखेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर नीचे में श्रीलंका को कैसे भूल सकते हैं जी। और श्रीलंका से याद आया कि बगल में को मालदीव भी है। लक्षद्वीप में मोदी जी बैठे थे, मालदीव उधर डूब गया, तो मालदीव तो याद ही होगा। ये हमारे पड़ोसी देश, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज आप देख रहे होंगे कि भारत की ये सीमा है ना। ये जो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये जो सीमाएं हैं भैया, इसकी सीमा की कुल लंबाई कितनी है? ये कभी कभी सवाल बन जाता है कि अच्छा ये बताओ सर कि ये जो सीमा है आपकी, ये इसकी कुल लंबाई कितनी है ना। तो यहाँ पर दो तरीके की लंबाई आपको दिख रही होगी। ये कुल दूरी दिखाई दे रही है। एक स्थलीय मार्ग, यहाँ पे स्थल मार्ग दिख रहा है, ये वाला, ये सॉरी ये समुद्र मार्ग दिख रहा है, जल मार्ग। बोले हाँ सर। अच्छा, ये जो जल मार्ग है, यहाँ पर हमारा महासागर है, हिंद महासागर है ना। इस महासागर का नाम हमारे देश के ही नाम पर रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान एक सबसे बड़ा क्या है देश। और ये हिंद महासागर में सबसे बड़ा हमारे पास क्या है? समुद्री सीमा है। बोले सर कितनी सीमा है? हमने कहा समुद्री सीमा की अगर हम बात करेंगे तो 7516 किलोमीटर हमारे पास क्या है? ये हमारी कुल समुद्री सीमा या तटीय सीमा की लंबाई है। अगर कुल दूरी की अगर हम बात करेंगे तो 15,200 किलोमीटर। कितना? 15,200 किलोमीटर ये हमारी कुल क्या है? सीमा है। और इसमें तटीय लंबाई की बात करेंगे तो हम बात करेंगे हमारे 7516, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें जो हमारा, अच्छा लगे हाथ एक चीज, एक सवाल और बताए थे, है ना। ये हालांकि कोई पूछा बहुत टफ, बहुत कम ही एग्जाम्स में पूछा गया है, लेकिन फिर भी पूछ लेता है कि हिंद महासागर का आकार क्या है। जरा सा आप गौर से देखें तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ से ये एक इस तरीके से मतलब वो बन रहा है, एक शेप बन रहा है, जिसको हम लोग लगभग एक एम शेप कह देते हैं, कि इस तरीके का शेप बन रहा है। तो हिंद महासागर का आकार एम आकार है। क्या आकार है? एम आकार का सवाल है। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे, हमारे अगले सेशन की तरफ बढ़ेंगे। देखेंगे हम भारत के संविधान को, कि भारत का संविधान बनाया गया, कैसे बनाया गया, किस तरीके से बना, कैसे शुरुआत होती है इसकी, सारी चीजों को हम एक बाई एक करके देखेंगे। तो भाई बात है 1773 की, जब ये बदमाश भारत में कैसे शासन किया जाए, चूंकि 1757 में इनके पास आ गया है प्लासी, 1764 में बक्सर आ गया है, इलाहाबाद में संधि कर लिए हैं, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, दीवानी मिल गया, अब सारी चीजें हो गई। तो भाई हम कैसे शासन करें? तो सारे लोग बैठे वहां इंग्लैंड में। 1773 में एक एक्ट लेकर के आया गया जिसे हम लोग कहते हैं
रेगुलेटिंग एक्ट, याद रखेंगे 1773 में जो एक्ट लेके आया गया इसे कहते हैं हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट। अच्छा, ये रेगुलेटिंग एक्ट के बाद पिट्स इंडिया एक्ट जो सबसे पहली बार लाया गया था 1784 में, और ये पूछा जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया था, पहली बार हमको देखने के लिए मिलेगा 1784। चार्टर की हम बात करेंगे 1793 में हमको सबसे पहले चार्टर अधिनियम दिखाई देगा, और 1857 की क्रांति होती है, और 1857 की क्रांति के तुरंत बाद 1858 में एक भारत शासन अधिनियम लेकर के आया जाता है, और ये भारत शासन जो है इस समय में शासन किसके द्वारा कर दिया जाता है, ब्रिटिश क्राउन को दे दिया जाता है कि भाई साहब आज के बाद शासन कंपनी नहीं करेगी। कौन नहीं करेगा? कंपनी नहीं करेगी। कौन करेगा? हमारा ब्रिटिश क्राउन करेगा, मतलब ब्रिटिश क्राउन के अधीन में ही शासन होगा, करेगी कंपनी ब्रिटिश शासन के अधीन। फिर इसके बाद बात करेंगे हम लोग 1892 में परिषद आता है, भारत परिषद, कुल मिलाकर के 15 सदस्यीय 15 सदस्यीय एक परिषद बनाई जाती है, ठीक है, भारत परिषद जिसे हम लोग कहते हैं। ये लाया गया आपको 1892 में, ठीक। लेकिन फिर कहानी आगे बढ़ी, भारत शासन अधिनियम पहली बार लेकर के आते हैं ये 1919। इन्हें लगा था कि ये भारत पर शासन कर ले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी बीच क्या होता है कि 1924 में एक स्वराज पार्टी रहती है जिसने कह दिया कि भाई अपने देश को चलाना है तो संविधान लाना है, और संविधान लाने के लिए भाई एक कमेटी बनाइएगा तब ना संविधान बनाइएगा, कि सबका बात सुनिएगा। बोले बात तो सही कर रहे हो, संविधान बनना चाहिए। बोले हाँ जी, संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, है ना। तो खैर संविधान सभा का भी निर्माण होता है, उसको हम लोग आगे देखते हैं। फिलहाल ये अंग्रेज जो है ये, हाँ, इनको करना था 1947 में हमें आजाद। तो आजादी के समय ये जो अधिनियम लेकर के आए उसे हम कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। क्या कहेंगे हम लोग? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। कब लेकर के आया गया था? 1947 में। ये पूछा जाने वाला सवाल है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब लागू किया गया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे, हाँ जी, हम बात कर रहे थे हमारे स्वराज पार्टी की, है ना। ये जो हमारा स्वराज पार्टी है इसने संविधान सभा की बोली थी कि भाई साहब संविधान बनाना है तो पहले कमेटी तो बनानी पड़ेगी ना। बोले हाँ जी। अच्छा, कमेटी बनाएंगे तो भाई देखो, ये संविधान सभा मतलब संविधान बनाने के लिए सभा होनी चाहिए। बोले हाँ जी। तो संविधान बनेगा तो पहले भाई जो कमेटी है उस कमेटी का हेड कौन होगा पहले ही बताइए। मान लो कि बैठक हो रहा है, सारे लोग हैं, तो बैठक में एक अध्यक्ष होते हैं। बोले अध्यक्ष कौन बनाया जाए? तो अध्यक्ष वैसा आदमी हो कि भाई जो सबको देखता रहे, संचालन सही से करता रहे, है ना। तो ये अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बुलाया गया, भाई साहब इधर आओ। बोले क्या बड़ी हार्ड वर्किंग हो, सुना है कि नदी पार करके जाते थे। बोले हाँ सर। सुना है कि तुम्हारी कॉपी पर लिखा था कि भाई स्टूडेंट इज बेटर देन एग्जामिनी। बोले हाँ सर। एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, ये इनकी कॉपी पर लिखा। बोले हाँ सर। तो भाई तुम तो काबिल आदमी लगते हो। बोले हाँ। तो देख रेख करो या संचालन करो। तो संचालन समिति का अध्यक्ष बना दिया किसे? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बन गए हमारे संचालन समिति के अध्यक्ष। और ये बहुत बार ये ना सवाल बन जाता है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, संविधान बनाएगा कौन? भाई लिखित है, भाई लिखा जा रहा है, ठीक है, सारे लोग मिल बांट के हैं। ये जो इसका रूपरेखा कौन तैयार करेगा? बोले रूपरेखा वो अम्बेडकर साहब को तो दिए उधर। बोले बड़े पढ़े लिखे आदमी, बहुत अच्छे इंसान, में सारी जगह जानते समझते अच्छे से, वो बढ़िया से लिख पाएंगे। बोले बढ़िया काम करिए अम्बेडकर जी, आप रूपरेखा तैयार कीजिए। बोले आप प्रारूप समिति के अध्यक्ष, रूपरेखा बनाने के लिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और इसके बाद हम बात करेंगे ये जो संविधान बना है इसकी शक्ति जो है वो किनके हाथों में है तो जनता के हाथों में। लेकिन कंट्रोल कौन करता है? संघ करता है। बोले संघ के सारा पावर किसको दिया जाए? नेहरू जी को। बोला संघ शक्ति से संबंधित जितना चीज होगा नेहरू जी से दे दिया जाएगा। ऐसे ये जो हम समिति बता रहे हैं ना, ये समिति का गठन, इससे पहले एक छोटी सी कहानी है। वो क्या कहानी है कि 1946 में होता है एक संविधान सभा का निर्वाचन, कि भाई संविधान कौन लोग बनाएंगे, ये तो पता होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि हाँ भाई वो फलाना जी इधर है, ये बोले क्या आप बैठ के संविधान बना दीजिए तो हमारे लिए, ऐसा थोड़ी होता है। रैंडम किसी भी पर्सन को बुलाते हैं, बुला के बैठाते क्या घर में कि नहीं भाई आ जाओ बैठो थोड़ा मेरा काम कर दो। बोले नहीं, जान पहचान होगा तभी तो। हाँ जी, तो योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता लोगों ने क्या किया? चुनाव किया। अब चुनाव हुआ तो कुल मिलाकर के 296 लोग चुने गए। कितने? 296 लोग चुने गए। 296 में अगर हम बात करेंगे 208 तो कांग्रेस के थे, 73 मुस्लिम लीग के थे और 15 बाकी और पार्टियों के थे। टोटल 296 लोग। अच्छा, बनाया गया ये जब होना शुरू हुआ, जब ये
इस पर यह संविधान सभा की बात शुरू हुई। संविधान सभा ने कुल मिलाकर के 165 दिन बैठक किया। बैठक की संख्या कितनी थी? 165। कुल मिलाकर के 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था, तब जाकर के हमारा दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान तैयार हुआ। और इसे कुल मिलाकर के 10 देशों से लिया गया है। 10 देशों से हमने अलग अलग नियम कानून उठाए हैं और क्या किया है, हमने डाला है। सूचियों की संख्या पूछेंगे, हमारे यहाँ 3 सूची है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। ठीक है जी। अच्छा, जब हमारे पास जब हमारा ये क्या है, जब हमारा बन गया हमारा संविधान, तो सर आज के डेट में संविधान हम देखते हैं, इन संविधान की अगर बात करेंगे तो 12 अनुसूचियां हमको दिखाई देंगी, 22 भाग दिखाई देंगे और अनुच्छेदों की कुल संख्या दिखाई देगी 395। ये रहा हमारा संविधान। और ये 395 ये जितना नियम कानून है, ये अब इसी नियम से हमें चलना है, इसी नियम कानून से हमें जीना मरना, सारी चीजें इसी नियम इसी संविधान के अकॉर्डिंग ही है। और संविधान के खिलाफ अगर आप जाते हैं तो भैया आपको सजा मिलती है, और सजा देने का जो अधिकार किसको दिया गया है? न्यायालय को दिया गया है ना। तो जरा कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि भारत का पहला सर्वोच्चतम न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय, वो कहां पर और कब स्थापित किया गया था। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे भारत के अर्थशास्त्र की, कि भैया भारत में अर्थशास्त्र कैसा है। हमने कहा हाँ जी सर, पहले आप सबसे पहले अर्थशास्त्र को समझने की कोशिश करते हैं। बोले यहाँ पे 3 क्षेत्र काम कर रहे हैं शुरू से। बोले कौन कौन सा? बोले प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। सर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में होता है भैया, प्राथमिक क्षेत्र में तो हम लोग खेती कर लेते हैं। बोले बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, कृषि है ना, तो बेसिकली। और दूसरे वाले में हम लोग विनिर्माण का काम करते हैं, और तीसरे वाले में इसी चीज को बेचने का काम करते हैं। बोले सेवा का काम करते हैं। तो पहला क्षेत्र होता है खेती, दूसरा होता है विनिर्माण, और तीसरा होता है उसमें जो बना लिया उसको बेचना, यानी कि सेवा करना। बोले बहुत अच्छा। अच्छा, आजादी के समय, ध्यान से सुनेंगे इस चीज को, पूछा जाता है कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो वर्तमान की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा वर्तमान में हमारा तृतीयक क्षेत्र। और आज प्राथमिक क्षेत्र की बात करेंगे तो ये आजादी के समय सर्वाधिक क्या था? योगदान करता था, है ना। हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा जो योगदान आता था आजादी के समय में, वो कहां से था? हमारे प्राथमिक क्षेत्र से। वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में आता है तृतीयक क्षेत्र, है ना जी। यहाँ तक की तो बात हो गई। अच्छा सर, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, जरा ये तो पता चले कि भैया जो अर्थव्यवस्था होती है 3 तरीके की होती है, पूंजी, समाजवादी और मिश्रित। हमने कहा हमारे यहाँ मिश्रित है। बोले मिश्रित का क्या मतलब है? मतलब कि हमारे यहाँ पूंजीवादी लोग भी हैं, पूंजी भी है ना, निजीकरण भी तगड़ा है, और हमारे यहाँ समाजवादी भी हैं। मतलब भाई कुछ चीज सरकार के भी पक्ष में रहती है, जैसे रेलवेज देख लीजिए। अलग बात है कि सरकार अब धीरे 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 उस पर अपना कंट्रोल खोते जा रही है, ये अलग चीज है। ये हालांकि नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार उसके बेहतरी के लिए दे रही है। देखना होगा कि ये सरकार का फैसला कितना ज्यादा इफेक्टिव होता है ना, कितना प्रभावकारी रहेगा, देखा जाएगा। खैर, अब भाई हम बात करेंगे हमारे अर्थशास्त्र को चलाने की। भैया अर्थ कहाँ से आएगा? तो इन सारी चीजों पर बैठक हुई, है ना, कि भाई साहब क्या हिसाब किताब रखा जाए, भाई क्या देश को कैसे चलाया जाए। तो देश को चलाने के लिए योजना बनाना पड़ेगा, है ना। देश को चलाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? योजना। तो योजना आयोग का गठन कर दिया गया। कब? 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। और इस योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो योजना आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष रहे होंगे वो नेहरू जी, और वो जो वर्तमान अध्यक्ष रहे हैं वो कौन है? हमारे मोदी जी। बोले बहुत अच्छा। अच्छा, इसके अभी इसके ये जो हमारा योजना आयोग जो है ना, ये अभी भारत में नीति आयोग के नाम से चल रहा है। किस नाम से चल रहा है? नीति आयोग, NITI। नितिन नहीं है, ये नीति है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। ये आपको वर्क कर रहा है 1 जनवरी 2015 से। दरअसल बात ये हुई कि योजना जो है ना, ये देश को चलाने के लिए योजना हर 5 साल के लिए लाई जाती थी कि भैया अगले 5 साल हम ये काम करेंगे, इसीलिए इसको पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचवर्षीय योजना। तो इस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी, सबसे पहला आयोग लाया गया था 1950 में, और ये वर्किंग है 1951 से लेकर के 19
1960 तक, ठीक है। कब 1951 से लेकर के 1956 तक यहाँ पर पहला पंचवर्षीय योजना हमको देखने के लिए मिलेगा। योजना आयोग का आज के डेट में नाम क्या पड़ चुका है, नीति आयोग हो चुका है, ठीक है। ये रही हमारे भारत के अर्थशास्त्र की बात। चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे टॉपिक्स रहे हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण और कुछ चीजें हैं, जैसे कि भारतीय तिरंगे के बारे में जानेंगे, थोड़ा भारत के राष्ट्रगीत के बारे में जानेंगे, थोड़ा भारत के राष्ट्रगान के बारे में जानेंगे। ऐसी चीजों को जानने के लिए चलते हैं हम आगे। हाँ भाई, हमारे पास जो सबसे पहले वर्तमान राष्ट्रीय झंडे की हम बात करेंगे कि जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है जिसे हम तिरंगा कहते हैं, है ना, 3 रंगों वाला ये तिरंगा जिसमें केसरिया, सफेद और हरा रंग है, बीच में एक अशोक चक्र भी है 24 तिल्लियों वाला। इसका डिजाइन किसने किया था, हम कहेंगे पिंगली वेंकैया, है ना जी। ये कहाँ के थे, आंध्र प्रदेश के थे पिंगली वेंकैया जी, है ना, कहाँ के थे, आंध्र प्रदेश के थे। इन्होंने ही क्या किया था, सबसे पहले इसे डिजाइन किया था। अच्छा, डिजाइन किया तो भाई इसे अंगीकृत भी किया होगा, भाई भारत में अंगीकृत किया गया होगा। इसे कब किया गया, हमने कहा कि 22 जुलाई 1947 को इसे अंगीकृत किया गया था। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज से एक चीज और बता दें कि इस राष्ट्रीय झंडे का प्रयोग पूरे किसने किया था, मैडम भीमा जी कामा ने किया था। कहां पर, जर्मनी में सबसे पहले, है ना। विदेश की अगर हम बात करेंगे तो हमारे मैडम भीमा जी कामा, ठीक है जी। अब इसके बाद बात करेंगे हमारे राष्ट्रगान की। सर, राष्ट्रगान से संबंधित प्रश्न एक है कि ये राष्ट्रगान कब अपनाया गया, हमने कहा 24 जनवरी 1950 को इसको भी अंगीकृत किया गया था, इसको भी अपनाया गया था। बोले अच्छा जी, तो ये मतलब पहले से गाया जाता रहा होगा। बोले हाँ। पहली बार कब गाया गया, हमने कहा कलकत्ता अधिवेशन 1911, याद रखेंगे क्या, कलकत्ता अधिवेशन 1911 में वैसे सबसे पहले गाया गया था। और गाने में जो समय लगता है, कोई गलती नहीं करेगा, बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, 52 सेकंड में हम इसे गाते हैं, है ना। ये बहुत 52 सेकंड जो है, 52 से याद रखिएगा, 53 नहीं होना चाहिए, 51 नहीं होना चाहिए, 52 मतलब 52 फिक्स, है ना, इसमें कोई भी वो नहीं की जाती है। चलिए जी, और इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ी चीजें और, 2-4 पॉइंट्स रह गया है, क्या क्या रह गया है, जैसे राष्ट्रीय गीत की हम बात करेंगे कि हमारे राष्ट्रगीत की रचना किसने की, है ना। तो हम बात करेंगे कि भैया हमारे राष्ट्रगीत की रचना की है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। राष्ट्रगीत के बाद बात करेंगे हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है। जी हाँ, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। क्या है, अशोक स्तंभ। कहां से लिया गया है, वो बनारस के सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे हमारे देश में, भारत में अगर कोई बढ़िया काम करता है तो पुरस्कार मिलेगा। बोले हाँ सर, पुरस्कार 2 लोग को मिलेगा, या तो वो सैनिक होगा या तो आम जनता होगा। आम जनता है, आम जनता के लिए जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो होता है भारत रत्न। लेकिन अगर कोई सैनिक है, कोई सिपाही है और वो अगर अपने वीरता को दिखाता है तो सर्वोच्च सम्मान मिलेगा उसे, परमवीर चक्र। हाँ जी, क्या मिलेगा, परमवीर चक्र। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे कि हाल ही में परमवीर चक्र किसे मिला है, ठीक है। और राष्ट्रीय पर्व की बात करें तो जिस मौके पर हम आपसे मिल रहे हैं वो मौका है हमारा स्वतंत्रता दिवस का, यानी 15 अगस्त। और दूसरे की बात करें तो हम 26 जनवरी, इनके अलावा गांधी जयंती भी हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय पर्व में मनाते हैं। तो ये है हमारा आज का सेशन, है ना। इसी 15 अगस्त के अवसर पे आज हम आपसे मिले। कैसा लगा आज का सेशन, हमें बताइएगा जरूर। और जहां तक हो सके आपको लगे जिन बच्चों को इस साथ शेयर करना चाहिए, शेयर जरूर करेंगे। आपके एग्जाम्स में बहुत काम आने वाला सेशन है, बने रहेंगे हमारे साथ। जय हिंद।